नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। यूपीएपीओ मेंस के लिए हम लोग जो अदर माइनर एक्ट्स को कवर कर रहे थे, उसमें उसी सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का ये एक्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है। इससे आपके मेंस में आपको 2-1 सवाल देखने को मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी से कवर करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर आपको नोट्स चाहिए, ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा जो चल रहा था, उसको क्लोज़ कर दिया गया है। अब उसमें न्यू एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग काफ़ी क्वेरी कर रहे थे उसके रिगार्डिंग, तो मैं बताना चाहूँगा वो अब क्लोज़ हो चुका है, तो अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये एक्ट स्टार्ट करते हैं। एक्ट नंबर कौन-सा है? ये 49 है 1988 का। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 2018 का एक मेजर अमेंडमेंट भी हुआ है, उसको भी हम लोग इसमें अच्छे से देखेंगे। तो चलिए, जैसा कि हमारी ये प्रथा है कि ये कहानी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, छोटी-सी कहानी। और कहानी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट उसी के अंदर आपको इस एक्ट का मिल जाएगा। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसका मतलब है कि जो करप्शन हो रहा है कहाँ पे? सरकारी दफ्तरों में या जितना भी हमारे इर्द-गिर्द करप्शन हो रहा है, उसको कवर करता है ये एक्ट। इसके अंदर हमारे कौन-कौन से लोग आएँगे? पब्लिक ड्यूटी करने वाले ऑफ़िसर्स आएँगे, जो करप्ट ऑफ़िसर्स हैं उनको कवर किया जाएगा। इवन मिडलमैन, बिचौलिए जो होते हैं, उनको भी इस एक्ट में कवर किया जाएगा। उसके अलावा जो ब्राइब गिवर है, उसको भी इस एक्ट में कवर किया जाएगा। तो काफ़ी डिटेल्ड में ये जो अमेंडमेंट मैं अभी बता रहा था आप लोगों को 2018 वाला, इससे तो काफ़ी ब्रॉड आयाम इस एक्ट को दिया गया है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, 2 कैरेक्टर पकड़ते हैं। एक का नाम है हमारा रमेश, एक का नाम है रमेश का दूर का रिश्तेदार भी नहीं है ये, लेकिन इसका नाम है सुरेश। तो रमेश और सुरेश 2 कैरेक्टर हैं हमारी इस कहानी के। रमेश जो है, वो हमारा एक बढ़िया पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट कहाँ गया पेन? ये रहा। हाँ, तो ये जो भाई साहब हैं हमारे, ये एक बहुत बढ़िया पब्लिक सर्वेंट हैं। इनको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, पब्लिक ड्यूटी इनका काम है करना। तो सेक्शन 2C के अंतर्गत ये क्या बनते हैं? पब्लिक ऑफिसर बनते हैं, पब्लिक सर्वेंट बनते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो टेंडर्स होते हैं रोड बनने के लिए या गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स होते हैं, उनको पास करने का काम इनके पास है। इन्हीं के साइन से सारी चीज़ें होती हैं। तो एक दिन ये बढ़िया अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, सुरेश नाम का एक व्यक्ति आया इनके ऑफिस में इनसे मिलने। ये था एक कॉन्ट्रैक्टर और इसको शहर में एक नया हाईवे बन रहा था, उसका टेंडर चाहिए था। तो ये टेंडर भरने के लिए ऑफिस आया। इसने ऑफिस आते ही भाई साहब से बातचीत करी और इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे रमेश भाई साहब थे, इन्होंने आगे से बढ़ते हुए क्या किया, ब्राइब की डिमांड करी। तो ब्राइब की डिमांड करना, एक्सेप्टेंस करना, ये सब हमारे कौन से सेक्शन में आते हैं? ये सब हमारा अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, सेक्शन 7, 7A और सेक्शन 8 के अंदर ब्राइब से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो टेंडर वेंडर तुम्हारा हम पास कर देंगे, लेकिन तुम बदले में हमारे लिए क्या कर सकते हो? तो रमेश ने सुरेश से कैश माँगा थोड़ा-सा और एक नई गाड़ी का, एक बढ़िया मार्केट में गाड़ी आई है, टाटा सिएरा की। टाटा सिएरा उठा के हमको दे दो और या 10 लाख कैश दे दो, 10 करोड़ का टेंडर है, तो तुम्हारे लिए तो ये छोटी-सी बात है। तो ये इनके लीगल सैलरी जो इनको मिल रही थी गवर्नमेंट से सैलरी, उसके अलावा इन्होंने कहीं से माँगा और उसका फ़ायदा उठाया। तो इसको सेक्शन 2D के अंदर अनड्यू एडवांटेज बोला गया है। मतलब कि अगर आप अपनी लीगल सैलरी के अलावा कोई और चीज़ की माँग कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, आपको मिल रही है, फ़ेवर लेके आप कुछ और काम करना चाहते हो जो आपकी जस्टिफाइड सैलरी है, उसके अलावा है, तो वो सब क्या होगा, अनड्यू एडवांटेज में आ जाएगा। अब रमेश ने ब्राइब ले ली, इसीलिए क्या हुआ, सेक्शन 7 के अंदर, जो हम लोगों ने अभी देखा था ना, तो सेक्शन 7 के अंतर्गत क्या हुआ, जो पब्लिक सर्वेंट ब्राइब लेते हैं, उनको गिल्टी साबित किया जाता है और दोष सिद्ध होने पे 3 टू 7 इयर्स का पनिशमेंट इनको बढ़िया-सा मिल जाता है। तो इनको पनिशमेंट मिल गया, इनने क्योंकि इसमें ये काम किया था। सुरेश ने अपना काम निकलवाने के लिए ब्राइब दी थी, तो 2018 का जो अमेंडमेंट हम अभी जिसकी बात कर रहे थे, जिसमें ब्राइब देने वाली बात थी, उसके अंतर्गत सुरेश पे भी कार्रवाई हुई। अब सेक्शन 8 डील करता है किससे? ब्राइब गिवर से। तो सुरेश कौन से सेक्शन में आए? सुरेश आए सेक्शन नंबर 8 में। तो इसके अकॉर्डिंग इनके साथ क्या हुआ कि अब
इसमें अगर सुरेश को अपने आप को बचाना है, पहले तो एक चीज़ ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा ब्राइब गिवर हो सकता है कभी-कभी दबाव की वज़ह से काम कर रहा हो ना, कि भाई ये काम होगा ही नहीं अगर तुम पैसा नहीं दोगे। तो ब्राइब गिवर को बचाने का भी इनमें एक क्लॉज़ दिया गया है, कि अगर उसने ब्राइब देने के 7 डेज़ के अंदर रिपोर्ट कर दिया है, कि उसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, तभी केवल वो बच सकता है। अदरवाइज़ मतलब उसने अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर दी तभी बचेगा, अदरवाइज़ उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अब इस पूरी डील को अब रमेश एक अलग व्यक्ति, सुरेश एक अलग व्यक्ति, इनको आपस में मिलाने वाले भाई साहब थे, चलो उनका नाम रख लेते हैं मिस्टर चिंटू लाल। तो चिंटू लाल ने इन दोनों को मिलाया था। तो चिंटू लाल की मदद से ये दोनों मिले और चिंटू ने अपना कमीशन इसमें माँगा। तो चिंटू क्या हो गए, मिडलमैन हो गए। तो मिडलमैन कौन हुआ हमारा, चिंटू, और चिंटू पे कार्यवाही कहाँ होगी, 7A के अंतर्गत होगी, ये अमेंडमेंट से आया है। तो 7A के अंदर चिंटू के अगेंस्ट कार्यवाही कर ली जाएगी। अब ये समझिए कि हम लोगों ने क्या-क्या देखा, हम लोगों ने देखा, अब इसी के साथ एक चीज़ और है, चलो ये तो रमेश और सुरेश की बात थी, सुरेश को ज़मीन का टेंडर चाहिए था। अब अगर जब ये टेंडर चल रहा था, तो चिंटू ने एक आदमी गणेश से और मिलवाया रमेश को। तो रमेश ने उससे क्या कहा कि एक काम करो भैया, तुम्हें ये वाला टेंडर हम दे देंगे, तुम एक काम करो, जो गणेश था इसका क्या काम था? इसका काम बढ़िया था ज़मीन का, प्रॉपर्टी का। तो इसने कहा कि तुम्हारी ये जो हाईवे के पास से निकल रही ज़मीन है 80 लाख की, ये हमको 8 लाख में यार दे दो। तुम्हारा भी काम हो जाएगा, 10 करोड़ का टेंडर है, तुम्हारी भी सारी चीज़ें सेट हो जाएँगी, हमको भी ज़मीन मिल जाएगी, हाईवे है, बढ़िया एकदम, हम भी काम-वाम अपना कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसने कहीं किससे? गणेश से। तो गणेश ने कहा ठीक है यार, साहब हमारा काम कर दे रहे हैं, तो चलो हम ये भी कर दे रहे हैं, वरना तो साहब मानेंगे नहीं। तो अब क्या हुआ, ये कौन से सेक्शन में जाएगा? ये जाएगा मैटर सेक्शन 11 में। क्यों जाएगा? क्योंकि सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर कोई जैसे महँगी प्रॉपर्टी है, मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा उसका रेट है, उसे कम दाम पे खरीद लिया आपने, जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो सेक्शन 11 बात करता है कोई भी एडवांटेज जो विदाउट कंसिडरेशन, ये ऑफेंस बनता है, एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन। और इसमें सज़ा कितनी है? इसमें सज़ा है 6 मंथ से लेके 5 इयर्स तक। तो अब ये देखिए ना आप, कहाँ वो प्रॉपर्टी 80 लाख की है, कहाँ वो 8 लाख में खरीदे ले रहा है। तो कंसिडरेशन दिया गया है लेकिन कितना कम है। तो इसको यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है सेक्शन 11 के अंतर्गत। अब इसमें 6 महीने से साल भर की सज़ा हो गई। अब जब रमेश को एक केस में पकड़ा गया तो रमेश को दूसरे केस में भी उनकी फ़ाइल खुली। अब जब उनकी फ़ाइल खुली तो उनकी सारी ज़मीनें जितना सब कुछ था, वो सब नाप दिया गया, चेक किया गया भाई कितना है, कैसा है, क्या है। तो अब आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ये सेक्शन है हमारा सेक्शन 13, इसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कैसे बन रहा है सेक्शन 13, ये समझिए। तो अब रमेश के पास ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो इतना पैसा उसने कमा लिया था जो कि उसकी लॉफ़ुल इनकम थी, वो उन दोनों के बीच में मैच नहीं खा रहा था। तो इनके पास क्या था, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स था। मतलब कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट था, जिसके ऐसी-ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिसको ये जस्टिफ़ाई नहीं कर पाए, आमदनी से बहुत ज़्यादा पैसा था। तो इसे इसीलिए सेक्शन 13 के अंदर क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत रखा गया, जिसमें कि सज़ा कितनी हुई? इसमें एस क्यों लिख रहे हैं भाई? इसमें पनिशमेंट हुआ, कितना पनिशमेंट हुआ? 4 साल से लेके 10 इयर्स तक का पनिशमेंट इसमें होता है। जेल जो होगी वो बढ़िया इसी हिसाब से होगी। तो इसमें ये था कि अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट में अपनी जो ये बेगुनाही है साबित करने का बर्डन अब रमेश के ऊपर होगा, साफ बात है। क्योंकि इनके पास से प्रॉपर्टी इतनी सारी मिल रही है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है, ऊपर से इनको रिश्वत लेते पकड़ा भी गया है, इनके पास वो पैसा भी मिला है, प्लस इनके नाम पे वो प्रॉपर्टी भी है। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सौंदर्य रासू का केस आया था, जिसमें था कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस एक्यूज़ के ऊपर होता है। अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर कैसे होगा ये समझिए। तो
इन्हीं सारी हरकतों की वजह से एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इनकी रिपोर्ट पहुंची। तो क्या हुआ, रमेश क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट है और हम लोग पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट विदाउट सैंक्शन काम वाम नहीं करते हैं, और ये ऑफिशियल डिसीजन है कि किसको टेंडर देना है, किसको टेंडर नहीं देना है। तो सबसे पहले तो इसमें सेक्शन एक्टिवेट हुआ, सेक्शन 17A। सेक्शन 17A के अकॉर्डिंग जब तक कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो प्रायर अप्रूवल मतलब कि प्रायर सैंक्शन मतलब कि परमिशन नहीं देगी, जिसका डिसीजन अथॉरिटी को 3 महीने के अंदर लेना है, और ऐसी एक अथॉरिटी जिसने अपना प्रायर अप्रूवल दे दिया 3 महीने के अंतर्गत, उसके बाद ही आप उस ऐसे पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। तो सेक्शन 17 ने क्या बताता है कि कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, अगर किसी ऐसे करप्ट ऑफिसर के अगेंस्ट में कार्यवाही करनी है, तो आप उसके पास जाएँगे, एप्लीकेशन उसके पास लगेगी, वो 3 महीने के अंतर्गत आपको अप्रूव करके देगा या डिनाई करके देगा, रीज़न्स लिखित में देगा कि क्यों नहीं काम हो रहा है। अब कोर्ट के ट्रायल से रिलेटेड कौन-कौन से सेक्शन हैं? तो कोर्ट के ट्रायल से रिलेटेड हमारे पास सेक्शन आ जाता है, सेक्शन नंबर 3 हो गया, सेक्शन 18A हो गया, सेक्शन 19 हो गया, ये सब इन्वेस्टिगेशन और इन सब से रिलेटेड कोर्ट के बढ़िया वाले कागज़ हैं। तो रमेश की सरकारी जो रमेश की जितनी भी सारी डिस्प्रपोर्शनेट वाली प्रॉपर्टी थी, उसको क्या किया जाएगा? अटैचमेंट किया जा सकता है। अटैचमेंट कहाँ होगा? 18A, देखो ए से अटैचमेंट याद रखो, तो 18A में इनका अटैचमेंट कर दिया जाएगा। उसके अलावा इस केस को, जो ये हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इनको सुनने के लिए स्पेशल जज बैठता है, तो जो कि अपॉइंट कहाँ होता है? सेक्शन 3 के अंतर्गत। तो स्पेशल जज बैठा सेक्शन 3 के अंतर्गत, उसके पास ये सारा मैटर दिया जाएगा, जिनके पास 2 से लेके 4 साल में ट्रायल खत्म करने का पूरा अथॉरिटी है, कि मैक्सिमम नॉर्मली आपको 2 साल के अंतर्गत, अगर एक्सटेंड हो रहा है तो फिर 4 साल तक आप जा सकते हैं। इसके अंदर आपको ये केस खत्म करना होगा, इसीलिए स्पेशल कोर्ट ये बैठाई जाती है। लेकिन अब रमेश पे कोर्ट तब तक ट्रायल या कॉग्निजेंस अपने आप से नहीं शुरू कर सकती है, जब तक गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई भी सेक्शन 19 के अंदर प्रीवियस सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ना दे दे, मतलब कि केस चलाने की परमिशन ना दे दे। देखो, इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या, अथॉरिटी के पास जाएंगे 3 महीने के अंदर वो मिलेगा कि हाँ ठीक है भाई, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। अब कोई भी, जैसे हम लोग कॉग्निजेंस में पढ़ते हैं ना, कोर्ट जो है वो सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकती है। तो सेक्शन 19 में बताता है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं होगा, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से प्रोसिक्यूशन का प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, उसी के बाद हो पाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 में जजमेंट आ जाता है। जब कोर्ट में ये साबित हो गया कि रमेश ने सुरेश से और गणेश से सारी प्रॉपर्टी गाड़ी-वाड़ी सब ली-लेवाई थी, तब फिर सेक्शन 20 के अंदर स्पेशल जज जो है, वो ऑटोमैटिकली प्रिज़्यूम कर लेता है। क्या प्रिज़्यूम करता है? कि ये करप्ट मोटिव की वजह से सारा काम हुआ है, और इसके चलते प्रोसिक्यूशन से क्या डिमांड किया जाएगा, और सारा जो अपना जजमेंट है फाइनल-वाइनल बना के दे दिया जाता है। मतलब कि हमें फाइनल जजमेंट के लिए कहाँ जाना है? सेक्शन नंबर 20 में जाना है। यहाँ पे कोर्ट प्रोसिक्यूशन से कन्विंस हो जाएगी, वो बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट प्रूव करना होगा एक्यूज़्ड को, उसने वो प्रूव किया नहीं। तो ये पूरा सिस्टम हुआ। अब रमेश को स्पेशल जज ने जेल भेज दिया, सुरेश को ब्राइब देने के जुर्म में सज़ा हो गई, और उसी के साथ-साथ मिस्टर गणेश भी जेल चले गए। अगर इन दोनों में से किसी ने 7 दिन में अथॉरिटीज़ को बता दिया होता, तो फिर यहाँ पे इन दोनों में से उस इंसान को जेल नहीं होती। ये हमारा पूरा इस एक्ट का हिसाब-किताब है। तो आइए चलते हैं, कैसे-कैसे ये आइडिया रन करता है, कैसे-कैसे ये एक्ट रन करता है, ये हम लोग अब थोड़ा-थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। The Prevention of Corruption Act 1988 is the principal anti-corruption law in India. It consolidates corruption-related offences and create a special framework for public servant who abuse public office for private gain. मतलब कि ये एक्ट इसके लिए है, पब्लिक ऑफिसर्स के लिए, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, जो कि अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्या आ सकता है? हम लोगों ने कहानी में देखा ना, कैश के अलावा गाड़ी भी थी, तो केवल कैश नहीं,
अनड्यू एडवांटेज हो गया, थ्रू थर्ड पर्सन चिंटू वाला हम लोगों ने देखा, इंक्लूड्स मिडल मैन, कॉर्पोरेट ब्राइबरी हो गई, ब्राइब गिवर हो गया, अबेटमेंट भी अगर आपने किया है या अटेम्प्ट भी किया है तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। स्पेशल जज अपॉइंट होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, 17A में हम लोगों ने देखा था, अटैचमेंट का प्रोसेस होगा, 19 सैंक्शन मिलेगी। अब देखिए 1988 से पहले ये एक्ट कैसे चलता था। तो आईपीसी के प्रोविजंस थे प्लस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 था, जो कि काफ़ी स्कैटर्ड था। एंटी करप्शन लॉ जो था वो काफ़ी इधर-उधर भटका हुआ था। फिर 1988 से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को एक जगह पे कंसोलिडेट किया, स्पेशल जज बनाए, ऑफेंसेस बनाए, सैंक्शंस बनाए, प्रिजम्पशन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया, तो कंसोलिडेट किया हमने इस एक्ट को। फिर 2018 के अमेंडमेंट से चार चांद लगा दिए, जिसमें कि हम लोगों ने अनड्यू एडवांटेज डाला, ब्राइब गिवर डाला, उसके बाद कॉर्पोरेट लायबिलिटीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया और सेक्शन 17A में अटैचमेंट का भी प्रोसीजर हम लोगों ने डाला, मॉडर्न कंप्लायंसेस करी। करंट अप्रोच क्या है हमारा? वही पुराने वाले केसेस हैं, नए वाले अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेक्शन कौन-कौन से हैं? 2, 7, 8, 13, 17A और 19 एंड 20। देखिए पेपर का टाइम है, बहुत नज़दीक पेपर है। ये लेक्चर्स आप लोग देखिए, नोट्स जो हैं वो बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड हैं। आपने अगर उनको परचेज़ किया है तो आपको पता होगा कि आपका टाइम भी सेव करेंगे वो नोट्स और आपको ईज़िली वो चीज़ें पेपर में रिकॉल हो जाएँ, इस तरीके से बनाए गए हैं। तो टेंशन मत लीजिए, बहुत आराम से ये सेगमेंट कवर कीजिए। इसके अलावा आपको हिंदी, जीएस, इंग्लिश ये 3 पेपर पे भी ध्यान देना इक्वली ज़रूरी है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कनेक्ट रहिए। कई फ्री मटेरियल वहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस देखते हैं। आर्टिकल 14 के साथ क्या रिलेशन इसका? ब्राइबरी डिस्ट्रॉय इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक सर्विस, पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी सोल्ड। तो आर्टिकल 14 को प्रिवेंट करता है ये हमारा जो एक्ट है, पब्लिक ऑफिस को आप सोल्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ब्राइब गिवर्स के साथ और ब्राइब टेकर्स के साथ हम लोग एक डिफरेंशिएट करके एक लॉ बनाते हैं। करप्शन अफेक्ट करता है वेलफेयर को, डिग्निटी को, जस्टिस को और गुड गवर्नेंस को। तो ये एक्ट हमारा आर्टिकल 21 के साथ भी कोरिलेट करता है। पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक सर्वेंट होल्ड्स ऑफिस एज ट्रस्टी ऑफ पब्लिक पावर। तो पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे, जितना ज़्यादा पब्लिक को विश्वास रहेगा कि उनके जो सर्वेंट्स, उनके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देश भी उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन पब्लिक को ट्रस्ट रहता है कि चोर हैं ये लोग, आप जाएंगे तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। और आप सब तो वकील हैं, आप तो देखते ही हैं कि कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, उसके अलावा आप नॉर्मल कोर्ट्स में जाइए तो पेशकार्स के क्या हिसाब किताब है, रजिस्ट्रार में बाबू के क्या हाल चाल हैं। तो हम लोग का तो ये रोज़ का देखना है, तो पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत होना चाहिए, इसीलिए एक्ट बनाया गया है। रूल ऑफ लॉ को प्रोवाइड करता है कैसे? सैंक्शंस दिए गए हैं। 17A बैलेंस करता है अकाउंटेबिलिटी को विद प्रोटेक्शन ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर। स्पेशल क्रिमिनल लॉ सेक्शन 20 प्रिजम्पशन ऑपरेट, क्योंकि क्रिमिनल लॉ है, पनिशमेंट भी मिल रही है और प्रिजम्पशन की बात करी गई है कि ऑलरेडी मान के हम लोग चल रहे हैं कि अगर आपके पास से पैसा मिल रहा है या चीज़ें मिल रही हैं, आपकी डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी है, तो आपके पास मौका था जिसका कि आपने भरपूर उपयोग किया है, वो है रिश्वत लेने का। करप्शन इज नॉट विक्टिमलेस, इट डैमेजेस पब्लिक वेलफेयर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। पावर इज कन्फर्ड फॉर पब्लिक ड्यूटी नॉट पर्सनल एनरिचमेंट। ये लाइन आप लोग अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। द एक्ट पनिशेस करप्ट ऑफिसर बट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स बोनाफाइड ऑफिशियल decisions. Presumption is strong but not automatic. डिमांड एंड फाउंडेशनल फैक्ट्स रिमेन क्रूशियल। साबित करना पड़ेगा कि केवल पैसा आपके पास मिला है इससे बात नहीं होगी, आपने उसकी डिमांड करी थी, प्रोसिक्यूशन को ये भी साबित करना पड़ता है। पब्लिक ऑफिसेज इज अ पब्लिक ट्रस्ट नॉट अ पब्लिक मार्केट प्लेस। किस तरीके से ये एक्ट रन करेगा? देखो सेक्शन 1 से लेके 2 चैप्टर 1 डेफिनेशन, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ड्यूटी एंड एडवांटेज है। उसके बाद 3 से लेके 6 तक ट्रायल की बात होगी। डे टू डे ट्रायल होगा, 2 ईयर्स के अंदर खत्म करना होगा, मैक्सिमम 4 साल तक जाएगा। उसके बाद सेक्शन 7 से लेके 16 हम लोग देखेंगे, ब्राइब गिवर टेकर, कॉर्पोरेट लायबिलिटी, ब्राइबरी, क्रिमिनल मिसकंडक्ट। हम लोगों ने सब अपनी अपनी कहानी में, रमेश सुरेश में ये सारी चीज़ें देखी। उसके अलावा
इन्वेस्टिगेशन 17 और 18 के अंतर्गत 17 है प्रायर अप्रूवल, उसके अलावा 18 क्या बात करता है, अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ करप्शन एंड प्रॉपर्टी। अच्छा एक सेकेंड, 18 बात करता है, 17 स्टोरी में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। आप सेक्शन 19 से 31, सेक्शन 19 सेक्शन 20 और प्रिजम्पशन की बात है 20 में, अपील एंड सेविंग्स इसके आगे हम लोग देखेंगे पूरा एक्ट डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक ड्यूटी सेक्शन 2B, ड्यूटी इन विच स्टेट पब्लिकली और कम्युनिटी एट लार्ज हैज इंटरेस्ट। मतलब कि पब्लिक ड्यूटी वो है जिसमें कि पब्लिक के लिए काम जुड़ा हो, मतलब कि पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, तो उस आप जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको पब्लिक ड्यूटी माना जाएगा। पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, इसकी डेफिनेशन काफ़ी वाइड है। गवर्नमेंट और जो वर्कर्स हैं वो हो गए, उसके अलावा लोकल अथॉरिटीज़ के लोग हो गए, उसके अलावा और गवर्नमेंट कंपनीज़ में जो काम कर रहे हैं, जजेस हैं, आर्बिट्रेटर्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, एड करी गई हैं, समितिज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब क्या है पब्लिक सर्वेंट के अंदर आती हैं। डू नॉट लिमिट टू, केवल ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे लिमिट नहीं करता है। अनड्यू एडवांटेज मतलब एनी ग्रेटिफिकेशन, जो आपका लीगल रेम्यूनरेशन है, जो आपका लीगल खर्चा है, उसके अलावा अगर आपने कोई भी ग्रेटिफिकेशन मतलब पैसा, प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके की कोई चीज़ ली है, जो केवल पैसा, पैसे से जुड़ी नहीं, अदर देन मनी भी हो सकती है। कोई भी कैश लिया, गिफ्ट लिया, फेवर लिया, ट्रिप ली, जॉब ली, बेनिफिट, ऑल कैन क्वालिफाई। अपने कहा हमारी बीवी जॉब लगवा दो, तो ये भी एक तरीके का ग्रेटिफिकेशन हो गया। लीगल रेम्यूनरेशन क्या होता है, रेम्यूनरेशन परमिटेड बाय द गवर्नमेंट या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो जो आपको सैलरी अलॉट कर रहा है वो लीगल रेम्यूनरेशन होता है। सैलरी हो गई, लीगल फीस हो गई, इलीगल एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वो सब अनड्यू एडवांटेज में जाएगा। इलेक्शन 2A में है, इलेक्शन अंडर लॉ फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी। लोकल बॉडीज़ को भी इलेक्शन के अंदर कवर किया गया है क्योंकि ये करप्शन से रिलेटेड एक्ट है, तो इसका दायरा बढ़ाया हम लोगों ने, इसीलिए लोकल बॉडीज़ के भी जो इलेक्शन है, पंचायत वाले इलेक्शन होते हैं, नगर निगम वाले होते हैं, ग्राम सभा वाले होते हैं, वो सबको हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया है। सेक्शन 3 क्या बात करता है स्पेशल जजेस के लिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट स्पेशल जजेस बाय नोटिफिकेशन। सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। जजेस मस्ट बी सीन बीन सेशन, एडिशनल सेशन और असिस्टेंट सेशन जज। जितने भी जजेस हम लोग देखते हैं नॉर्मली स्पेशल कोर्ट्स बैठती हैं वो सेशन के ही होते हैं, तो सेशन, एडिशनल सेशन और असिस्टेंट सेशन जज ही बैठेंगे। इनमें से एक जज अब बताइए आप लोग कमेंट में, बीएनएसएस में हटा दिया गया है शायद, कौन सा हटाया गया है बताइएगा। पीसीए ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल जजेस ओनली, तो जो पब इसमें करप्शन एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंसेस होंगे वो स्पेशल जजेस के द्वारा ही करे जाएंगे। ट्राई ये बताया गया है सेक्शन 4 के अंतर्गत। 4 का 4 क्या कहता है, ट्रायल चलेगा डे टू डे, एंडेवर विद इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के अंदर खत्म कर देना है, एक्सटेंडेबल विद रीजंस ऑर्डिनरली नॉट बियॉन्ड 4 ईयर्स, 4 साल से ज़्यादा नहीं। स्पीडी ट्रायल को हम लोग यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। सेक्शन 5 क्या बात करता है, स्पेशल जज फॉलोज वारंट केस प्रोसीजर एंड मे टेंडर पार्डन। मतलब कि आप इसमें सरकारी गवाह बना सकते हैं, टेंडर पार्डन कर सकते हैं। बताइए बीएनएसएस में कौन सा सेक्शन है टेंडर पार्डन वाला। स्पेशल जज कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेगा, जो कि वारंट केस के अंदर फॉलो किया जाता है, वही प्रोसीजर जो हमारे सेशन जज हैं वो फॉलो करेंगे। सेक्शन 6 क्या बात करता है, समरी ट्रायल की बात करता है। समरी ट्रायल की बात करता है, इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा केस है, अगर लग रहा है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, एसेंशियल कमोडिटीज से जुड़े कोई ऑफेंसेस हैं, उनको लग रहा है तो उनको हम लोग जो स्पेशल कोर्ट है वो एज अ समरी ट्रायल भी चला सकती है। और इसके अंदर क्या है कि ये सेंटेंस जो होगा इसके अंदर वो 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। साफ साफ वार्निंग है, समझ लो भैया। मिस्टर पीपीटी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट मत लिखना, डू नॉट राइट मैजिस्ट्रेट एज अ ट्रायल कोर्ट फॉर पीसीए ऑफेंसेस। क्या है, सेशन कोर्ट है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 7 क्या बात करता है, ब्राइब टेकर, मिडिल मैन, इन सबको डील करेंगे हम लोग ऑफेंसेस में, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन करता है, एक्सेप्ट करता है, अटेम्प्ट करता है ऑब्टेन करने का कोई अनड्यू एडवांटेज
फॉर इम्प्रॉपर डिसऑनेस्ट पब्लिक ड्यूटी, मतलब कि कुछ गलत करने का जो उसकी ड्यूटी है उससे हटके कुछ करने का, तो फिर उसको 3 साल से लेकर 7 साल तक के लिए ससुराल भेज दिया जाएगा, प्लस फाइन भी लिया जाएगा। डिमांड रिमेन्स सेंट्रल। अब 7 ए क्या बात करता है, मिडलमैन या फिर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, बिचौलिया जिसको हम लोग कहते हैं। तो एनी पर्सन ऑब्टेन्स अनड्यू एडवांटेज टू इंड्यूस अ पब्लिक सर्वेंट बाय करप्शन, इलीगल मींस और पर्सनल इन्फ्लुएंस। कोई भी इंसान है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट को फोर्स कर रहा है कि भाई इसका काम देख लो या करवा दो ये, तो उसको भी बराबर से 3 से 7 साल तक के लिए पनिशमेंट होगा और फाइन दिया जाएगा। सेक्शन 8 बात करता है ब्राइब गिवर की। वॉलंटरी ब्राइब गिवर पनिशेबल अप टू 7 ईयर्स। यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है, तो अप टू कितना है, 7 ईयर्स के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है, फाइन या फिर बोथ। यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, यहाँ साथ में चल रहा है। कंपेल्ड गिवर प्रोटेक्टेड, उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा अगर उसने 7 दिन के अंदर क्या बता दिया है, अथॉरिटीज़ को बता दिया है, और या तो फिर कोई ट्रैप सेट किया गया था तो वो कोऑपरेट कर रहा है तो वो प्रोटेक्ट है। सेक्शन 9 और 10 क्या बात करते हैं, कॉर्पोरेट लायबिलिटी की बात करते हैं। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है लायबल टू फाइन, वो फाइन के लिए लायबल होगी क्योंकि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वो आप जेल नहीं भेज सकते हैं। डिफेंस ऑफ एडिक्वेट प्रोसीजर, डायरेक्टर और मैनेजर्स जो होंगे वो लायबल होंगे। अगर ऑफेंस कमिट किया गया है उनकी कंसेंट पे, उनके कन्वीनियंस पे, तो डायरेक्टर और जो हमारे मैनेजर्स हैं जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब यहाँ पे लायबल हो जाएंगे। प्रोटेक्शन तक आपको सारे एक्ट में पढ़ के ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि अगर उन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया था, उनकी जानकारी में फिर भी ये बात नहीं आई थी, तभी केवल उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 11 के अंतर्गत बात ये हुई है, जो कि हमारी कहानी अभी इन लोगों ने देखी थी ना रमेश वाली, उसके अंदर सेक्शन 11 को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसने गणेश से क्या बोला था कि वो जो 80 लाख वाली प्रॉपर्टी है 8 लाख में दे दो, तो वो कहाँ कवर हो रहा था, सेक्शन 11 में। अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन, पब्लिक सर्वेंट जो है वो ऑब्टेन करता है अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम अ पर्सन कंसर्न इन अ ऑफिशियल बिजनेस इवन वेयर देयर डायरेक्ट क्विड प्रो क्यो इज डिफिकल्ट टू प्रूव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सेक्शन 7 और सेक्शन 11 के बीच में यही क्विड प्रो क्यो ही जो मेन डिफरेंस भी है वो यही शो भी करता है। अब क्या है ये डिफरेंस जरा देखते हैं। मतलब क्विड प्रो क्यो का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष है, मतलब सामने सामने ये विजिबल हो जाता है, एक के बदले दूसरा काम। जैसे आपने मुझे रिश्वत दिया, मैंने आपके फाइल पे साइन कर दिया, सीधी सी बात। सेक्शन 7 में जो ये हो रहा है, सेक्शन 7 में क्या हो रहा है भाई, या तो पब्लिक सर्वेंट ने सीधे सीधे कहा कि पैसा दो हम तुम्हारा काम कर दे रहे हैं, टेंडर पास कर दे रहे हैं। रमेश ने सुरेश से यही तो कहा कि तुम मुझे इतना पैसा दो, एक गाड़ी दो, मैं तुम्हारा ये काम कर दे रहा हूँ। लेकिन अब एडवांटेज जो अनड्यू एडवांटेज सेक्शन 11 के अंदर कवर हो रहा है, वो कैसे कवर हो रहा है, वो ऐसे कवर हो रहा है कि इसके अंदर क्विड प्रो क्यू की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर अ, गणेश को उससे कोई काम था, उसने उसका काम किया, कर रहा था अपना। यहाँ पे जो उसने उसके ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, जो उसने उसका फ़ायदा उठाया है, एडिक्वेट पेमेंट जो है वो नहीं है, ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है इसी के रिलेशन में है। इसका मतलब ये है कि आपको ये प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि ये स्पेसिफ़िकली कोई गलत काम करने के लिए ही पैसा दिया था। सिर्फ़ इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर फ्री या सस्ते में कोई चीज़ ले ली उस आदमी ने अपने काम में, तो ये ऑफेंस के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने अनड्यू एडवांटेज तो उठाया, वरना 80 लाख की ज़मीन कोई 8 लाख में दे रहा होता, नहीं दे रहा होता। आपको रोलेक्स की वॉच है, माँग लिया उसने फ्री में, देनी पड़ गई किसी को, तो कोई फ्री में करता ही है, नहीं अनड्यू एडवांटेज है, तो यहाँ पे आपको साबित नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके खिलाफ ऐसे ही काम हो जाएगा सेक्शन 11 में और सेक्शन 7 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, जो आपको यहाँ पे एक मेयर रिकवरी इज़ नॉट इनफ, डिमांड और एक्सेप्टेंस ऑब्टेनिंग मस्ट बी प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स। केवल आपने पैसा, आप उसके साथ मिले हैं, आपके पास वो इंक लगा हुआ पैसा मिल गया है, ऐसा नहीं है। आपने डिमांड करी थी, उसके एक्सेप्टेंस भी है, ऑब्टेन भी किया है आपने, या तो इसका भी प्रमाण जो है वो किसको देना होगा, वो देगा हमारा प्रोसिक्यूशन देगा। अब जो हम लोग सेक्शन देखने जा रहे हैं वो सेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सेक्शन 13 इसको हम लोगों ने जब कहानी में भी देखा था, तो सबसे ज़्यादा पनिशमेंट हम लोगों ने इधर ही देखी थी। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है? क्रिमिनल मिसकंडक्ट क्या होता है? 2 तरीके से ऑफ़ेंस किया जाता है। क्या है, किस उस चीज़ को क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना गया है, ये हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो 13 एक ए में एक तरीका दिया हुआ है, जिसमें बताया है कि मिसअप्रोप्रिएशन किया हो आपने किस चीज़ का, प्रॉपर्टी का मिसअप्रोप्रिएशन किया हो। उसके बाद 13 एक बी में बताया गया है, आपने इल्लिसिट एनरिचमेंट किया हो, आप जब ऑफ़िस में काम कर रहे थे, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट जो मैंने आप लोगों को टर्म दिया था, वो यहीं 13 एक बी में ही देखने को मिलता है। तो मतलब किसी की प्रॉपर्टी या पैसा आपने गबन कर दिया, तो कौन-सा सेक्शन लगेगा? 13 एक ए लगेगा। क्या-क्या आपको देखना है? इंटरेस्टमेंट देखना है, ठीक है, कंट्रोल देखना है और डिसऑनेस्ट कन्वर्जन देखना है। मतलब आपने किसी की प्रॉपर्टी का गबन कर दिया तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट सेक्शन 3 एक ए में आएगा। इल्लिसिट एनरिचमेंट मतलब यही जो हम लोगों ने बात करी थी कि आपकी जो आमदनी है उससे ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी है, तब फिर कौन-सा सेक्शन लगेगा? अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास ऐसी एसेट्स हैं जिसको कि वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, कोई लॉफुल सोर्स नहीं है उसकी इनकम का, तो और कोई सैटिस्फैक्टरी हिसाब उसने नहीं दिया। अब सपोज़ आप लोगों को आए दिन कई पुलिस अधिकारियों का या कई गवर्नमेंट ऑफ़िसर्स का पेपर में, न्यूज़ में सुनने को आता है कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, क्लर्क था 500 करोड़ की प्रॉपर्टी रखा हुआ था। अब वो कौन-सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है? उस पे अप्लाई हो रहा है सेक्शन 13 एक बी, मतलब कि इल्लिसिट एनरिचमेंट, डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। वो अपनी प्रॉपर्टी जितनी लॉफुली होनी चाहिए उसकी, उससे ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी है, और ज़्यादा प्रॉपर्टी होना क्राइम नहीं है, आप उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात होगी यहाँ पे। तो नोन फुल लॉफुल सोर्स आपके पास नहीं है, तो सेक्शन 13 के अंतर्गत आपका जो मेंसरिया है वो गिल्टी माना जाएगा। पनिशमेंट आप लोग देख चुके हैं, 4 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन का जो इसका रूल है वो कहाँ जाता है? सेक्शन 17 से रिलेट करता है। अगर मामला सेक्शन 13 एक बी में यानी कि इल्लिसिट एनरिचमेंट में जाता है, मतलब कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स में जाता है, तो फिर नॉर्मल पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं दे सकती है। ऐसे केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करना होगा? बस हमारे जो एसपी भैया हैं, उनसे जाके या फिर उनके रैंक के लोग के ऊपर से ऑर्डर लेके आना ज़रूरी है। मतलब इल्लिसिट एनरिचमेंट में ये सीरियस तरह का ऑफ़ेंस होता है। अब प्रोसिक्यूशन को पहले प्रूव करना होगा उसकी एसेट को, उसका रिसोर्स को, डिस्प्रपोर्शनेट दिखाना होगा उसके लॉफुल सोर्सेज़ से, देन पब्लिक सर्वेंट मस्ट ऑफर अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। तो पहले सरकारी वकील को इतना काम करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी के काम जो होंगे बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट वाला सिनेरियो प्रोसिक्यूशन पे नहीं आएगा, एक्यूज़ पे आएगा। उसने साबित कर दिया कि इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी संपत्ति है, सैलरी इनकी महीने 25,000 है। अब अपना जो सरकारी आदमी है वो साबित करता रहे, अपनी राम कहानी सुनाता रहे। तो जब पनिशमेंट से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उनको देखते हैं ज़रा। सेक्शन 7 ए में अगर पब्लिक सर्वेंट ने ब्राइब लिया, इन्फ्लुएंस किया किसी भी तरीके से, तो 3 से 7 साल हम लोग देख चुके हैं। 8 में ब्राइब गिवर 7 इयर्स, 9 और 10 में कॉर्पोरेट ब्राइबरी या फिर ऑफिसियर को कन्विंस किया तो फिर फाइन होगा और 3 से 7 साल तक की सज़ा। ये किसको होगी? जो डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, जो कि जिनकी लायबिलिटी है, उनकी ज़िम्मेदारी थी पर्सन टू बी कॉल्ड, उनको यहाँ पे सज़ा दी जाएगी और कंपनी से फाइन भरवाया जाएगा। अनड्यू एडवांटेज वाला 11 के अंदर 6 महीने से लेके 5 साल तक का, 12 में, 14 में और 15 में कितनी सज़ा? अबेटमेंट, हैबिचुअल ऑफेंडर और अटेम्प्ट के लिए। अबेटमेंट के लिए 3 से 7 साल वही सज़ा हो जाएगी, हैबिचुअल में 2 से 5 से 10 साल तक की सज़ा बढ़ जाएगी और अटेम्प्ट अगर आपने किया है तो 2 से 5 साल तक की सज़ा आपको दी जाएगी। ये हो गया हमारा पूरा यहाँ तक की राम कहानी। अब हम लोग देखते हैं 17, 17 ए, 18 और 18 ए सेक्शंस। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सेक्शन 12 क्या बात करता है? सेक्शन 12 बात करता है अबेटमेंट की। अबेटमेंट में क्या होगा? अगर आपने अबेट किया है और चाहे ऑफेंस हो चाहे ना हो, तो क्या होगा? वो सेम पनिशमेंट आपको मिलेगा, 3 इयर्स से 7 इयर्स तक का पनिशमेंट के लिए आप लायबल हो जाओगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 14।
सेक्शन 14 क्या बात करता है, देखा 13 भी था लेकिन अभी लास्ट स्लाइड में सेक्शन 14 हम लोगों ने देखा। सेक्शन 14 क्या था, सेक्शन 14 बात करता है हैबिचुअल ऑफेंडर की। अगर कोई इंसान है जो बार बार ऑफेंस कर रहा है, इसी एक्ट में बार बार सजा मिल रही है, तो फिर उसकी जो सजा है सब्सिक्वेंट कन्विक्शन जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। कितने से कितने साल तक के लिए, 5 से 10 साल तक के लिए उसकी सजा इंक्रीज कर दी जाएगी। अब फाइन भी उसको देना होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था अटेम्प्ट, अबेटमेंट हो गया, हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया और अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट अगर कोई इसमें कोई कर रहा है, मतलब पब्लिक सर्वेंट है कोई भी, वो क्या करता है 13(1)(a) के ऑफेंस के लिए अटेम्प्ट करता है, मतलब क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए, प्रॉपर्टी का गबन करने के लिए, मिस अप्रोप्रिएशन करने के लिए ये सारी कोशिश करता है। तो फिर उसका पनिशमेंट हम लोगों ने देखा कितना होगा, 2 से 5 साल तक का पनिशमेंट उसका बढ़िया दे दिया जाएगा। तो ये हमारी कहानी हुई पिछले वाली स्लाइड्स की। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, यहीं आगे हमारे पास हैं। तो सेक्शन 17 क्या बात करता है, सेक्शन 17 बात करता है स्पेसिफाइड रैंक के ये लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। कौन कौन से लोग इन्वेस्टिगेट करें भाई, चलो देख लो, हम लोग भी समझ लें भाई, कुछ सीख लें। सेक्शन 17 में इंस्पेक्टर करेगा अगर DSPE एक्ट है, जो CBI जिससे गवर्न होती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस, ऐसे ही करके कुछ नाम है इसका, अभी नाम नहीं याद आ रहा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ACP करेंगे इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहाँ पे ACP करेंगे। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया अब एग्जिस्ट नहीं करता है, BNSS से हटा दिया गया है। खुशी की बात अलग है, अगर ये बात आपको नहीं पता थी तो भैया तैयारी कर लो, पढ़ लो, क्यों फालतू में इधर उधर टाइम पास कर रहा हो। DSP या फिर उसके इक्विवेलेंट जो हैं वो बाकी सारे चीज़ों के ऊपर काम करेंगे अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे। मतलब कि इंस्पेक्टर जब DSP एक्ट के अंतर्गत होगा कोई भी काम, ACP मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, या फिर DSP या उसके इक्विवेलेंट रैंक के लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 17 में बताया गया है कि इनके इन दो के अलावा कोई और मैटर हुआ, मतलब कि रूटीन कांस्टेबल हो गए, SI हो गए, इन्वेस्टिगेशन इस एक्ट के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 17 का प्रोविजो क्या बताता है, कोर्ट में ऑथराइज लोअर रैंक ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट बाय ऑर्डर। कोर्ट के पास सारी पावर है, वो ये चीज़ें कर सकती है। जुडिशियल ऑथराइजेशन कैन क्योर रैंक इशू वेयर, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे ये चीज़ किया जा सकता है। सेक्शन 17(d)(a) बताता है कि SP का अप्रूवल लेना पड़ेगा। SP का अप्रूवल कहाँ लेना पड़ेगा, जब डिसअप्रोप्रिएट असेट्स वाला केस हम लोगों ने 13(1)(b) में देखा था, तो उस वाले केस में हम लोगों ने देखा था अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तो वो अप्रूवल के लिए हमें 17(d)(a) में आना पड़ेगा। प्रायर अप्रूवल जो हम लोग कहानी सुन रहे थे, तो कहानी में हम लोगों ने देखा था प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसके लिए टाइम कितना होता है, 3 महीने का होता है। तो वो 3 महीने के अंदर प्रायर अप्रूवल देना होता है। ये वाली कहानी 17(a) के अंतर्गत है। हम लोगों ने एक्चुअली 17(a) को अटैचमेंट से जोड़ दिया था, जो कि अटैचमेंट था 18(a) से। जिसको मैं 2 बार बता चुका हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा, गलत मत समझिएगा। स्टार्टिंग में वो गलती से 17(a) निकल गया था, 18(a) में अटैचमेंट है और 17(a) में अप्रूवल है। A से अप्रूवल, A से अटैचमेंट, दोनों याद रखिएगा। तो जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक इंक्वायरी स्टार्ट नहीं होगी। नो इंक्वायरी जब तक कि अप्रूवल नहीं आता। और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 3 मंथ का। इससे रिलेटेड भी सुब्रमण्यम स्वामी का केस है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बढ़िया। सेक्शन 18 में बैंकर्स बुक, बैंकर्स की जो बुक है, तो SP रैंक का कोई भी ऑफिसर जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है इस टाइप के जो ऑफेंसेस हैं उसमें किसी भी पर्सन की बैंकर की जो कोई भी बुक्स हैं, ताकि करप्शन को ट्रेस किया जा सके। 18(a) में ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। 17(1) क्या क्वेश्चन देता है, ऑफिशियल डिसीजंस बेस्ड केसेस नीड प्रायर अप्रूवल। जो अगर ट्रैप ऑन कर रहे हैं, स्पॉट ब्राइब केस कुछ पूरा सेटअप बिछा के कर रहे हैं, तो उसमें फिर ज़रूरत नहीं है आपको परमिशन लेने की। लेकिन अगर आपने पूरा ऐसे नॉर्मली आप इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी। सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन सेक्शन 19, ऑफेंस कौन कौन से, किस में सैंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन 7, 11, 13 एंड 15। 7 में पब्लिक सर्वेंट जब भीख मांग रहा है, ब्राइब ले रहा है। 11 हम लोगों ने देखा अनड्यू एडवांटेज, 13 में क्रिमिनल मिसकंडक्ट, और 15 हम लोग
मैं क्यों बताऊँ, आप लोग बताइए, सब चीज़ें मैं ही बताऊँगा क्या? कंपिटेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी कंपिटेंट टू रिमूव पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ऑफिस। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होती है? अथॉरिटी कंपिटेंट टू रिमूव पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ऑफिस, जो पब्लिक सर्वेंट को उस ऑफिस से उठा के बाहर फेंक दे, वो होगी हमारी कंपिटेंट अथॉरिटी। प्राइवेट कंप्लेंट आफ्टर 2018, 2018 से पहले प्राइवेट कंप्लेंट का सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं था, 2018 के बाद से सिनेरियो प्राइवेट कंप्लेंट का चेंज हुआ है। पहले आपको कोर्ट का रूट लेना पड़ेगा, कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करेगा ऑब्टेनिंग सैंक्शन। जब कोर्ट आपको सैंक्शन लेने के लिए भेज देगा, तब आप जाके भेज सकते हैं, आप सैंक्शन अप्रूव मांग सकते हैं। कंप्लेंट आपकी डिसमिस नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ने आपको सैंक्शन के लिए ऑर्डर किया होना चाहिए। ये तरीका है प्राइवेट कंप्लेंट का। अगर आपको जाना है तो आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, पब्लिक सर्वेंट को पूरा मौका दिया जाएगा कि उसको अपनी बात रखने का। पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी हर्ड फॉर नॉन पुलिस रिक्वेस्ट। टाइम फ्रेम, एंडेवर विद इन 3 मंथ्स, एक्सटेंडेबल बाय 1 मंथ फॉर लीगल कंसल्टेशन। तो आपको सैंक्शन कितने दिन में देना है? 1 महीना एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन आपको 3 महीने के अंदर देना है। 1 महीना एक्स्ट्रा लिया मतलब कि 4 महीने। Defect in sanction not fatal unless failure of justice is cause. Sanction protects honest public servants from frivolous prosecution, but it does not create immunity for corruption. अब सीधी सी बात समझिए ना कि आप किसी आदमी का काम नहीं कर रहे हैं, कल को जाके कोई भी कंप्लेन कर देगा। एक जगह एक कोई आईएएस बैठा है, अब उसके पास कोई आया, भीख मांग कहने लगा ये हमारा कर दो, हम तुमको इतना पैसा दे देंगे। आईएएस ने मना कर दिया। अब वो खोया गया, कहता है चलो ठीक है तुमको हम निपट लेंगे। अब वो खुद ही चला गया, उसके खिलाफ फर्जी में कंप्लेंट कर दिया। तो ऐसे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या ईमानदार ऑफिसर्स हैं, सैंक्शंस एक्चुअली उनको बचाने के लिए प्रोसेस किया गया है ना, कि पता चले सैंक्शन करके पता चल गया कि भाई इन्वेस्टिगेशन में पता चल गया कि ये आदमी पहले ही गड़बड़ नहीं किया है। गड़बड़ कौन किया है? गड़बड़ दूसरी पार्टी की है, फर्जी केस है, तो सैंक्शन दो ही नहीं। ऑलवेज आइडेंटिफाई द competent अथॉरिटी, मेंशन द 3+1 मंथ रूल आफ्टर 2018 के बाद। केस लॉ की हमने बात की थी, सुब्रमण्यम स्वामी के केस के अंतर्गत ये आया था। इसके अलावा नंजप्पा और शिवेंद्र नाथ वर्मा का केस अभी हम लोग देखेंगे। इस तरीके से आपको अगर इस पर कोई आंसर आया तो बैलेंस आउट करना है। अब्सेंस, एरर और अगर इरेगुलरिटी है इज टेस्टेड ऑन फेलियर ऑफ जस्टिस, तो तब तक कोई भी इरेगुलरिटी का एब्सेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो। तो किस तरीके से हम लोग सेक्शन 20 के अंदर प्रेजेंटेशन चलाएंगे? स्टेज 1 फाउंडेशनल फैक्ट्स, प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा एक्सेप्टेंस, ऑब्टेनिंग, अटेम्प्ट और डिमांड उसने दायर की करी थी या एक्सेप्ट करी थी। प्रिजम्पशन, कोर्ट प्रिज्यूम करप्ट मोटिव, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा इनका करप्ट मोटिव था। रिवार्ड अंडर सेक्शन 7 और अनड्यू एडवांटेज, वो कुछ चाहता था सेक्शन 7 में या फिर 11 में अंदर। रेब्यूटल, एक्यूज को रेबिट कराना पड़ेगा प्रीपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से, नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, उसे बस साबित करना होगा कि यहाँ पे उसने ये चीज़ नहीं करी है। तो प्रीपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फाइनल डिसीजन कहाँ है? कोर्ट असेसेस होल एविडेंस रिकवरी विदाउट डिमांड इज अनसेफ। फाइनल डिसीजन कोर्ट के ऊपर रहेगा। नीरज दत्ता, पी सत्यनारायण मूर्ति, सीएम गिरीश बाबू और सीएम नागराज के केसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉग्निजेंस, बेल, ट्रायल और मिसलेनियस प्रोसीजर्स। ट्रायल कोर्ट कौन है? स्पेशल जजेस कोर्ट है, जो कहाँ बन रही है? सेक्शन नंबर 3 में बन रही है। ये सब मेंस के नोट्स हैं, आप लोग अपने आप इस एक्ट को छोटा सा एक पेपर पे लिखिएगा 1 पेज में, उसमें ये चीज़ें मेंशन कर लीजिएगा अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो। प्रोसीजर कौन सा होगा? वारंट का होगा। सैंक्शन कहाँ? 7, 11, 13, 15 का बिफोर कॉग्निजेंस सैंक्शन लेना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफाइड हायर रैंक्स कहाँ पे? 17 में। डीप, उसके अलावा प्रिजम्पशन सेक्शन 20 के अंदर फाउंडेशनल फैक्ट्स देने के बाद प्रिज्यूम करेगी कोर्ट कि हाँ ये आदमी चुट्टा है। कनेक्टेड ऑफेंसेस, स्पेशल जज ट्राई कर सकता है अगर उसी सीरीज से जुड़े हुए और भी एक्ट हैं तो उसी कोर्ट में वो भी वही जज ट्राई कर लेगा। सेक्शन 21 क्या बात करता है? मिसलेनियस सेक्शंस हैं। एक्यूज जो है कम्पिटेंट विटनेस होगा बट कैन नॉट बी कंपेल्ड, वो उसे कंपेल नहीं कर सकते बट वो अपने खिलाफ गवाही दे सकता है। सीआरपीसी अप्लाइज विद मॉडिफिकेशन, सीआरपीसी जो है वो मॉडिफिकेशंस के साथ यहाँ पे अप्लाई करी जाएगी। चेंजेस हैं और अब तो फिलहाल बीएनएसएस अप्लाई होगी। सेक्शन 23 चार्ज पर्टिकुलर इन सेक्शन 13(1)(a), जो
सेक्शन 23 ये बात करता है। सेक्शन 27 क्या बात करता है? अपील रिवीजन जो होगी, ऑब्वियसली जब सेशन कोर्ट बैठा हुआ है तो अपील रिवीजन कहाँ जाएगा? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट का जाता है हाई कोर्ट में, वहीं जाएगा। सेक्शन 27 बताता है 28, एक्ट इज इन एडिशन टू अदर लॉज। ये एक्ट अदर लॉज के एडिशन में है, किसी को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है। 30 और 31 रिपील और सेविंग के बारे में बात करते हैं। बहुत बढ़िया सा एक्ट था जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं लैंडमार्क केसेस। नीरज दत्ता का केस था 2022 का। इसमें क्या दिखा है? डिमांड थी, डिमांड को प्रूफ करना था। तो डिमांड एंड एक्सेप्टेंस आर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। डिमांड में भी प्रूफ बाय डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डिमांड को आप डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा भी प्रूफ किया जाता है। सत्यनारायण मूर्ति के केस में क्या हुआ? ये भी डिमांड से रिलेटेड है। प्रूफ ऑफ डिमांड इज सिने क्वे नॉन, इसको हम लोग देख चुके हैं। रिकवरी ऑलमोस्ट इज, रिकवरी अलोन जो है वो इनसफिशियंट है, मतलब कि आपको डिमांड को भी प्रूफ करना पड़ेगा। सीएम गिरीश बाबू 2009 का केस था। इसमें रिकवरी और प्रिजम्पशन के ऊपर बात करी गई। टेंटेंट बनी रिकवरी जो थी वो करी गई थी, पर डिमांड जो थी उसको साबित नहीं किया गया था। मतलब कि हुआ क्या सीएम गिरीश बाबू के केस, टेंटेड वाले नोट्स जो थे, वो जो नोट्स दिए जाते हैं ना जिन पे इंक विंक लगाई दी जाती है, वो नोट्स तो मिले थे सीएम गिरीश बाबू के पास से, लेकिन डिमांड को नहीं शो कर पाए थे। इसलिए ये केस काफ़ी वीक माना गया था। ऑलरेडी हम लोग देख ही रहे हैं कि रिकवरी अलोन नहीं, आपको डिमांड भी प्रूफ करना चाहिए। तो ये 2009 का केस था। उसके बाद सीबी नागराज 2025 का केस है, सेक्शन 20 के प्रिजम्पशन के ऊपर है। तो इसमें क्या कहा गया है? प्रिजम्पशन कैन नॉट अराइज अनलेस डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑब्टेनिंग आर प्रूव्ड। मतलब कि क्या कहा गया इस केस में? सीबी नागराज का, एक सेकेंड रुकिएगा बस, एक सेकेंड। हाँ, तो सीबी नागराज के केस में क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि प्रिजम्पशन अपने आप से उत्पन्न नहीं हो जाएगी। यहाँ पे आपको पहले प्रोसिक्यूशन को पहले प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? डिमांड। डिमांड एंड एक्सेप्टेंस आपने प्रूफ कर दिया तो फिर मान लिया जाएगा कि हाँ, जिसको पकड़ के लाए हो ये चुट्टा आदमी है। रमेश गेली का केस 2016 का, ये भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर बात करी गई है। प्राइवेट बैंक ऑफिस में भी पब्लिक सर्वेंट वेयर पब्लिक ड्यूटी रेगुलेटरी कंट्रोल एग्जिस्ट। आरबीआई का कंट्रोल है, आप प्राइवेट बैंक के ऑफिसर हैं, आपको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ठीक है। मनसुख भाई शाह पब्लिक ड्यूटी के ऊपर है। सुब्रमण्यम स्वामी 3+1 मंथ का सैंक्शन के ऊपर है। इन्होंने कहा था कि इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि पहले क्या होता था कि सैंक्शन के लिए गया, अब पड़ा ही हुआ है, उसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये बात करी गई कि भाई मैक्सिमम 3 महीना, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सब कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो आप लोग आराम से पढ़िएगा। अनड्यू एडवांटेज, लीगल रेमुनरेशन और अनड्यू एडवांटेज में डिफरेंस है। ये रहा, एनी रेक्टिफिकेशन अदर देन लीगली परमिटेड, वो होगा अनड्यू एडवांटेज। डिमांड और रिकवरी, डिमांड इज आस्किंग एक्सपेक्टिंग ब्राइब, रिकवरी इज फिजिकल सीजर ऑफ मनी। डिमांड आपने करी, रिकवरी आपके पास से पैसा मिला। 7 और 11 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7 और 7A, 7 टारगेट करता है पब्लिक सर्वेंट को, 7A टारगेट करता है मिडिल मैन को और इन्फ्लुएंसर्स। 3(1)A और 3(1)B ये भी बहुत डिटेल में किया था। मिस अप्रोप्रिएशन की बात करता है वहाँ पे। इलिसिट एनरिचमेंट मतलब कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स की बात करी गई है 13(1)B में। उसके अलावा सेक्शन सैंक्शन है 19 में, अप्रूवल है 17A में। सेक्शन 19 इज प्रोसिक्यूशन कॉग्निजेंस की स्टेज की बात है, और 17A बात है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के स्टेज की बात है। तो दोनों जगह पे परमिशन है, अप्रूवल है। 17A में भी, सैंक्शन में भी अप्रूवल ही होता है, लेकिन ये कॉग्निजेंस की बात है, प्रोसिक्यूशन के टाइम की बात है 19 में। और ये जो बात है ये हमारी पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है उसकी बात है। तो कंप्लेंट क्या है? ट्रैप कंप्लेंट हो सकता है, डीए इन्फॉर्मेशन, ऑडिट रिपोर्ट, किसी भी तरीके से कंप्लेंट का सोर्स आ सकता है। चेक पब्लिक ड्यूटी, इज एक्यूज इज अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ड्यूटी करता है 2C और 2B के अंतर्गत। अप्रूवल क्या है? सैंक्शन चेक, 17A में उसे अप्रूवल मिला है, सेक्शन 19 के अंदर कॉग्निजेंस का अप्रूवल मिला है। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? 17 के अंदर बताया गया है। ट्रैप एविडेंस है, डिमांड प्रूफ है, रिकॉर्ड है, बैंक इंस्पेक्शन, ये 17 वो 18 के अंदर बैंक इंस्पेक्शन किया जा सकता है।
स्पेशल जज जो है वो ट्रायल करेगा, 3 से 5 में जुरिडिक्शन बताया गया है। वारंट प्रोसीजर फॉलो होगा, कनेक्टेड ऑफेंसेस जो हैं उनको भी ट्राई कर सकता है, डे टू डे ट्रायल किया जाएगा। प्रिजम्पशन और डिफेंस सेक्शन 20 में जब फाउंडेशनल फैक्ट साबित कर दिए जाएंगे डिमांड और एक्सेप्टेंस वाले, उसके बाद प्रिजम्पशन हो जाएगा कि हाँ ये आदमी चोर है। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो कि हम लोग सीपीसी में इस्तेमाल करते हैं, उसी का इस्तेमाल यहाँ भी होगा। कन्विक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस, पनिशमेंट देना होगा, फाइन देना होगा, अटैचमेंट भी हो सकता है, फॉरफिट भी करी जा सकती है प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 18A। अपील के लिए आपको इसी के साथ हमारे लास्ट स्लाइड आ चुकी है जिसमें कि हम लोग फाइनल रिवीजन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं यहाँ से बनने के। साइलेंट टीचर क्या हो गए, सेक्शन 7 के रिक्वायरमेंट्स क्या हो गए, डिमांड के, क्रिमिनल मिसकंडक्ट क्या हो गया, प्रायर अप्रूवल के ऊपर, कॉर्पोरेट ब्राइबरी के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ड्यूटी के ऊपर बात आ सकती है। तो ये हमारे से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। रिवीजन के लिए ये सेक्शन ज़रूर आप याद करिए। अनड्यू एडवांटेज जो है वो केवल पैसे तक लिमिटेड नहीं है। डिमांड जो है वो सिने क्वा नॉन है, मतलब कि केवल रिकवरी पॉसिबल है अगर रिकवरी है तो, लेकिन आपका केस वीक हो जाएगा। डिमांड और एक्सेप्टेंस भी प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्राइब गिवर भी पनिशेबल है, बस तब पनिशेबल नहीं है जब उसने पहले से ही और 7 दिन के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उनको रिपोर्ट कर दिया और वो खुद ही ट्रैप सेट करवाने में हेल्प कर रहा हो। कॉर्पोरेट ब्राइबरी, ऑर्गेनाइजेशन को फाइन किया जाएगा और जो ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, उनको सज़ा मिलेगी। उसके अलावा 17 है प्रोटेक्ट करता है ऑफिशियल डिसीजंस को। ट्रैप अगर लगाया जा रहा है तो उसको भी यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है। 20 में है जो प्रिजम्पशंस हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एक्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों ने 16 में से 14 एक्ट कंप्लीट करे हैं। डाउरी और पॉक्सो बचा हुआ है। हालांकि वो एक्ट ज़्यादातर आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। जितने भी ऐसे एक्ट्स थे जो कभी हम लोगों ने सुने नहीं थे, वो सब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। नोट सबके अवेलेबल हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो नंबर मेरा है आपके पास। किसी भी टाइप की कोई गाइडेंस चाहिए तो बता सकते हैं। नोट्स अगर आपको खरीदने हैं तो 16 माइनर एक्ट्स के प्लस हिंदी के और जितने भी हमारे मेजर लॉज हैं, बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस और पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, इन सब का कंपाइल्ड नोट्स नहीं, इनके प्रीवियस ईयर एनालिसिस, कौन से क्वेश्चन से, कौन से पार्ट से कितना कौन सा क्वेश्चन आया है, तो इससे आपको ये फिल्टर आउट हो जाएगा लास्ट टाइम में क्या आपको रिवाइज करना है। प्लस अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए, कुछ जैसे अभी भी एनएसएस के फ्री में जो माइक्रो विजुअल नोट्स थे वो डाले गए थे 32 पेज में ही पूरा जो आपका भी एनएसएस है एपीयू में इसके हिसाब से। और इसके अलावा पुलिस एक्ट और रेगुलेशंस के भी नोट्स दिए गए फ्री में ही। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों का भी फ़ायदा उठाना है तो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं। नंबर ये है, इसके ऊपर कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा। किसी को अगर कॉल करना है तो रात में 8 से 12 के बीच में कॉल किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट। समय कम है, टाइम वेस्ट मत करिए। हर हर महादेव।